आज सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एक वर्ष के दौरान कार्यकाल में विश्वविद्यालय में उन्होंने किस प्रकार छात्र छात्राओं, टीचरों और कर्मचारियों के लिए अनेकों कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि नेक की विजिट से संबंधित सभी तैयारियां विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पूरी कर दी गई हैं। इसके लिए IAQI की प्रारंभिक रिपोर्ट भी तैयार करके जमा करवा दी गई है और उनका कहना है कि अगर हालात सामान्य रहे तो मार्च अप्रैल महीने तक नेक की टीम भी विश्वविद्यालय परिसर का दौरा कर सकती है। वहीं उनका ये भी कहना है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न विभागों में लगभग 3000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और हम विषय में भी विश्वविद्यालय में 5000 से अधिक विद्यार्थियों को लक्ष्य लेकर चले हैं। गत वर्ष विभिन्न PhD पाठ्यक्रमों में 8 विदेशी विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है और उनका PhD कोर्स चल रहा है। कोरोना काल को भी अवसर में तब्दील करते हुए विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देते हुए कार्यशाला एवं सेमिनारों का आयोजन किया गया, जिसके कारण डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार तथा अनेक संस्थानों के साथ साझा करार पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। विश्वविद्यालय अपने आप को विद्यार्थियों के प्रवेश, प्री एग्जामिनेशन, पोस्ट एग्जामिनेशन रिजल्ट, डाटा आदि रिजल्ट घोषित करने के मामले में अपने सॉफ्टवेयर तैयार करके डिजिटलाइजेशन आत्मनिर्भर बनना चाहता है। वहीं विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से युवा कल्याण निदेशालय द्वारा टैलेंट हंट के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करवाया गया और ऑफलाइन मोड में करवाई गई प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने खास उत्साह दिखाया। निदेशालय द्वारा 16 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यूथ रेड क्रॉस द्वारा 8 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं कुलपति ने कहा कि गत एक वर्ष के दौरान उन्हें राज्य सरकार, विश्वविद्यालय कर्मियों, विद्यार्थियों व मीडिया के साथ साथ सिरसा शहरवासियों का भी विशेष रूप से स्नेह प्राप्त हुआ है, जिनकी बदौलत इतना सब कुछ वे कर पाए हैं। I would like to welcome you all here in this university. In the name of great leader Chaudhry Devilal ji, I intentionally called this press conference on 5th January instead in the month of December, because institution is more important than the individuals. I am a student of public administration, and as a student of public administration, it is normally practiced in administration that after a year or so, or after a regular interval of time, every individual as well as institution needs to assess its performance. And we have taken, or we consider it, instead of my tenure, rather let's take a calendar year as a period for assessment. So in the year 2021, what we did, what we planned to perform in the year 2022, I would like to discuss with you all. But before doing that, as Dr. Sangwan has expressed or extended the best wishes for the new year, I also, on behalf of the university and myself, wish you a very, very happy new year. I would also like to take this opportunity to all of you who cooperated with these institutions in such a beautiful manner, that really I feel proud, and my perceptions about the society, particularly in Sirsa, as well as your community, that has changed. Because no doubt there might be certain lapses on our part or on our institutional part, but you never reproduced it in your newspaper in a negative manner. Might be reported somewhere, and that report has helped this institution in taking the precautionary measures, and we could take the steps in the right directions.
So I'm really, from the core of my heart, would like to thanks for the cooperation you extended during the 2021, and hope this kind of cooperation or this kind of relationship we will be able to maintain in the year 2022. Now, पहली बात जो हम शुरू से चलते हैं कि हम क्या कर पाए 2022 से 2021 में, ये सुना जाता था कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग्स नहीं होती, एकेडमिक काउंसिल्स की मीटिंग नहीं होती, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, और जो टीचर्स हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता, उस तरीके का प्रशासन है। लेकिन कोविड के होते हुए भी हमने 2021 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 4 मीटिंग की है, जो कि हमारे, अगर हम वैसे तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी 4 मीटिंग हमारी इतनी लंबी थी और उनमें इतने इश्यूज थे, तो हमने उन 4 मीटिंग को किया है, और सभी के सभी जो डिसीजन है उसमें जो पार्टिसिपेशन थी वो 90% से ऊपर थी, और जो भी डिसीजंस लिए गए वहीं पर लिए गए, किसी को भी किसी तरीके की कोई बातें बिना किसी छुपाए, बिना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में, जिसमें सरकार के भी प्रतिनिधि थे, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी प्रतिनिधि थे, ऑनरेबल गवर्नर चांसलर के भी प्रतिनिधि थे, और हमारे जो ऑफिशियल थे उन सभी ने जो डिसीजन था कलेक्टिवली लिया। दूसरा, एक हमारी इम्पोर्टेंट संस्था होती है एकेडमिक काउंसिल के नाम से, जिसमें जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनके बारे में डिसीजन लिया जाता है, चाहे वो सिलेबस बनाना है, चाहे नए कोर्स शुरू करने हैं, चाहे किसी को मर्सी चांस देने की बात करनी है, स्टूडेंट से रिलेटेड है, उनकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। 50-50 जैसे कि लास्ट 30 तारीख का जो मीटिंग थी उसमें 48 जो इश्यूज थे, 48 मैटर्स थे जो हमने डिस्कस किए। हमने 3 मीटिंग उसकी की। ये मेरा ख्याल है कई सालों का एक रिकॉर्ड रहा है उसमें। इसके अलावा हमारी जो डिपार्टमेंट के स्तर पर बोर्ड ऑफ स्टडीज होती हैं, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बोर्ड ऑफ स्टडीज होती हैं, DRC DRAC होती हैं, तो लगभग हमने उन सभी मीटिंग को कराया है रेगुलर तौर पर, जितनी रिक्वायर्ड थी उससे ज़्यादा की है। कारण कि कोविड एक बार 2 बार उसका जो है असर हमने देखने को मिला, और दूसरी बात ये थी कि हम सभी जो शैक्षणिक मामलों में हमने रिवीजन की है, चाहे वो CBCS के पैटर्न पर तो था, लेकिन LOCF के लर्निंग आउटकम बेस्ड क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क उसको बोलते हैं, कि किसी चीज़ के पढ़ने के बाद हम उससे क्या योग्यता किसी व्यक्ति में, किसी लर्नर में या किसी स्टूडेंट में आएगी, उसके बारे में हमने उन चीज़ों को किया। तो ये जो भी कोर्ट की मीटिंग साल में वो एक ही होती है, फाइनेंस कमेटी की मीटिंग एक ही होती है, वो एक खास उद्देश्य के लिए है, तो उसके माध्यम से हमने कोशिश की कि हम उस तरीके के काम उसमें कर सकें, उस तरीके का जो सिस्टम हमने किया। दूसरी बात कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि शैक्षणिक स्तर पर इन मीटिंग के माध्यम से हम देश में पहली सरकारी विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर 6 नए कोर्स, 6 नए एकेडमिक प्रोग्राम, या आप यूँ कह सकते हो 6 जो है 4 वर्षीय जो शैक्षणिक कार्यक्रम है उनकी शुरुआत की।
हमने उस शुरुआत कर सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि जो नई शिक्षा नीति के जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी लक्षण हैं, जिसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी भी कह सकते हैं, 1 साल के बाद अगर कोई ना पढ़ सका, 2 साल के बाद वो वापिस आना चाहता है, उसको वो दिया जाएगा। उसके साथ स्किल जोड़ने का काम है, उसके साथ सॉफ्ट स्किल्स सिखाने का काम है, उसके साथ एनएसएस, एनसीसी या एनसीसी तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ उसी का पार्ट बना दिया है। उसके साथ रिसर्च जोड़ने का काम है। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, और गुजारिश ये है कि कुछ जो प्रेस के माध्यम से या जो हमारे उसमें इंटरेक्ट नहीं कर पाए हम, जिनके उसमें कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो स्टूडेंट एक बार 4 साल की डिग्री में लेगा तो 4 साल रहेगा। ऐसा नहीं है। मान लिया कि किसी की ऐसी हुआ कि वो तो 3 साल के बाद डिग्री करके जाना चाहता है, तो उसको 3 साल की डिग्री दे दी जाएगी। चौथा साल हमारा एक अलग तरीके का है, यानी जिसने 3 साल में डिग्री की है उसको अपनी पीजी, एमए या एमएससी वो 2 साल में करेगा। और जिसने 4 साल, जो 4 साल लगा के जाएगा, हमारी तरफ से या इंस्टीट्यूशन की तरफ से या जो नई जो शिक्षा नीति है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसको हम चौथे साल भी जबरदस्ती रखेंगे। अगर उसने एडमिशन ले लिया, उसकी मर्जी है। अगर वो चाहे तो हमारे साथ रिसर्च या किसी प्रोजेक्ट में या किसी अप्रेंटिसशिप पे, जो भी हम उस तरीके के प्रावधान करने जा रहे हैं इस नीति के तहत होगा, उसके साथ जोड़ेंगे। यानी जो 4 साल की में ज्वाइन करता है उसके पास ऑप्शन है, साल बाद सोचे, 2 साल बाद सोचे या 3 साल बाद सोचे कि उसने 3 साल की डिग्री करनी है या 4 की करनी है। तो उस तरीके के हमने 6 कोर्स शुरू किए हैं। 2 बीकॉम कॉमर्स के हैं, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स से है, डेटा साइंस है, और एक डिजिटल जर्नलिज्म का भी उस तरीके का कोर्स, उसको भी आगे भी उसको रिस्ट्रक्चर करने की हमारी प्लान है। एक दूसरा जॉब ओरिएंटेड कोर्स था, हालांकि वो नई शिक्षा नीति के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो 1 साल का है। बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसको भी हमने यहाँ पर शुरू किया है। उसका भी सिलेबस हमने रिवाइज किया है। तो इन सिलेबस को रिवीजन करने, एलओसीएफ में कन्वर्ट करने, और इन सभी कामों के कारण हम 4 एकेडमिक काउंसिल की हमने मीटिंग की, बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग की, एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग की, और इसके माध्यम से लगभग हमने सभी लोगों को, हिसार से लोग आए, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से आए, कुरुक्षेत्र से आए, और जो रोहतक से आए, कुछ लोग दिल्ली से भी आए। लेकिन मेनली इन 3 इंस्टीट्यूशन से, अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें, चंडीगढ़, पटियाला, कुरुक्षेत्र और रोहतक और जीजेयू, ये हमारी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस के रूप में है। यहाँ से लोगों को बुलाया, अपनी फैकल्टी के साथ उनको इंटरेक्ट कराया, और उससे ऑब्वियसली है हमारी एक परसेप्शन है वो भी बदली है, हमारे टीचर्स को भी उस तरीके का एक्सपोजर मिला है, वो एक्टिव हुआ है। अगर हम पुराने समय के उसमें तुलना में उस तरीके की बातें कहें, तो हमने रिसर्च पॉलिसी के तहत अलग अलग फैकल्टी में 3-4 रिसर्च अवार्ड्स जो है, बेस्ट रिसर्च अवार्ड्स के नाम से, उनको हम एक अप्रिशिएशन लेटर देंगे और उसको मतलब कुछ फैसिलिटी देंगे। तो एक मोटिवेट करने के लिए बेस्ड ऑन सर्टन क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को अभी पिछली मीटिंग में जो 30 तारीख को मीटिंग थी उसमें उसको हमने फाइनलाइज कर दिया है। तो बेस्ट रिसर्चर अवार्ड का शुरुआत की है। पीएचडी ऑर्डिनेंस और प्लेगरिज्म वगैरह के बारे में, ये रिसर्च से संबंधित मामले थे। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो पेटेंट के नाम से कई बार कहते थे कोई नहीं है, बट हमने 3 पेटेंट जो हैं अब तक फाइल कर दिए हैं। हालांकि उनका जो रिजल्ट है, उनकी रजिस्ट्रेशन है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। मेरे कार्यकाल में तो आ जाए तो नथिंग लाइक दैट। और अगर कोई पेटेंट इस तरीके का कोई फाइल करता है, उसको भी प्रमोट करने के लिए हमने अपने रिसर्च पॉलिसी में
एक इंसेंटिव दिया है। तो इसलिए इस तरीके का जो सिस्टम है। इसके अलावा जो आप जो यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ आउटरीच प्रोग्राम्स और एक्सटेंशन का तो था आज, मतलब मेरे 2 प्रोग्राम थे। एक प्रोग्राम उसके पहले था एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि सिरसा सिटी इटसेल्फ इज ए रूरल, क्योंकि रूरल का सवाल, हालांकि क्राइटेरिया तो ये है कि उसमें एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन होना चाहिए, मोस्टली वर्कफोर्स जो है वो उसमें होनी चाहिए, वो क्राइटेरिया है कि रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी ने कभी दिया था। लेकिन अब जो रूरल और अर्बन बात कही जाती है करेक्टरिस्टिक्स पे, आपका माइंड सेट क्या है, कैसा सोचते हैं? तो हमारा जो उस करेक्टरिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें अर्बन करेक्टर कम है, रूरल करेक्टर ज़्यादा है। फिजिकल फैसिलिटी की बात पे कहें तो अब तो गांवों में भी उतनी फिजिकल फैसिलिटी है जितनी हरियाणा है, और पंजाब तो मेरा ख्याल इस मामले में सबसे बढ़िया स्टेट माने जाते हैं, तो जहाँ इस तरीके की डिस्टिंक्शन नहीं है। तो हमारे बच्चे जो हैं कारपोरेट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में उनकी एम्प्लॉयमेंट का जो पोटेंशियल है वो compete नहीं कर सकते। उनकी जो बेसिक सॉफ्ट स्किल्स की नॉलेज नहीं होती, या उनकी कम्युनिकेशन के नॉलेज नहीं है, या उनमें उस तरीके के करेक्टरिस्टिक मतलब डेवलप नहीं हुए हैं, तो लेकिन डेवलप नहीं हुए जिस तरीके के टेस्ट वो लेते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने उसमें प्राइवेट सेक्टर में। तो हमने एक वी बॉक्स के नाम से एक एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी है, वो इस तरीके की टेस्ट कंडक्ट करती है। अब कंपनीज क्या है कि इनके पास एक टेस्ट की बहुत सारी वो किट हैं। अगर वो उन किट्स में मतलब बच्चा देता है, पहली बात तो उसकी असेसमेंट होती है उसके नंबर कितने आए। अगर उसको लगता है कि मेरे नंबर कम है तो मोटिवेट किया जाता है कि और ज़्यादा नंबर लें। फिर उसको पता लग जाता है कि इन टेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उस तरीके का वो एप्टीट्यूड डेवलप करता है। और जो वो एप्टीट्यूड डेवलप करेगा तो ऑब्वियस है कि उसकी जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है या वो compete करके उसमें जाएगा। प्राइवेट सेक्टर एक ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट के लिए, और भी ऑप्शन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर काफ़ी उसमें है। तो हमने वी बॉक्स के साथ जब हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे तो डॉक्टर कपिल चौधरी हैं, वो इस मामले में बहुत सिंसियरली, मैं कहता हूँ कि वो एसेट है इस यूनिवर्सिटी के लिए, जो इस यूनिवर्सिटी को एक डिफरेंट डायरेक्शंस में बिल्कुल मॉडर्निटी की तरफ लेके जाने में खूब मदद कर रहा है। मैं इंटेंशनली उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। तो इस तरीके का जो सिस्टम है, हमने वी बॉक्स के साथ आज ही एक जो टेस्ट जो है उसमें लगभग 135 स्टूडेंट्स अपीयर हुए। हालांकि 200 का प्रोविजन था, मुफ्त में करा रहे थे हम वो उस कंपनी के साथ पहला एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, कि हम एक टेस्ट कराएंगे फिर दूसरा टेस्ट कराएंगे उन बच्चों का जिनको प्राइवेट सेक्टर में जाने का पोटेंशियल है। हम सभी के लिए शायद वो नहीं कर सकते। इसी सेंटर के तहत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ आउटरीच प्रोग्राम एंड एक्सटेंशन में, तो उसके तहत वो आज वो आने वाले 2-3 दिन में उस तरीके का टेस्ट कराएंगे। स्टूडेंट्स उससे मोटिवेट होंगे, स्टूडेंट्स को पता लगेगा प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेने के लिए किस तरीके के एप्टीट्यूड डेवलप करने हैं। यूकॉप उस तरीके की स्किल्स या उस तरीके की ट्रेनिंग, हमने 3 प्रोग्राम यूकॉप में शुरू किए हैं उसी पर्पज को उनको ध्यान में रखते हुए। जब हम कहते हैं कि हमारे बच्चे जॉब नहीं ले सकते, वो पिछड़ जाते हैं, वो रूरल करेक्टरिस्टिक्स उसको हम कहते हैं कि दे आर नॉट ओरिएंटेड टू दैट, हालांकि पोटेंशियल ज़्यादा है। तो उस तरीके के सिस्टम को हमने उस यूकॉप के माध्यम से उनको करने की कोशिश की है। टीचर्स की ट्रेनिंग हो या हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ की ट्रेनिंग हो, सभी काम हम वहाँ पर कर रहे हैं एक इंटीग्रेटेड। ये भी उन्हीं स्पिरिट्स के, उन्हीं प्रोविजन के तहत है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है। तो उस तरीके के सेंटर को हमने किया है। इसके अलावा एक USGS जो हमने एक कॉलेज, जो हमारा कॉलेज था, उस कॉलेज का एक ऑल्टरनेट, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज बंद करेंगे, लेकिन हम उसको एक नया रूप दे रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज को, एक को छोड़ के जो उत्तराखंड में है, उसको छोड़ के बाकी किसी पुरानी यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरे जैसे बूढ़े आदमी होते हैं
जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में फिर वो अपने उन करेक्टरिस्टिक को वो टांगे खींचते रहते हैं, वो आगे नहीं जाने देते हैं। मॉडर्न टाइम का एक नए आदमी के साथ उसको अलग से ही बना दिया ताकि जो नए कोर्सेज हम शुरू कर रहे हैं उन नए कोर्सेज में पुरानापन कहीं भी झलक के नहीं, हम नए तरीके से, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। 1 साल के बाद कोई जाना चाहे जाए और एडमिशन लेना चाहे सेकेंड ईयर में आए, नहीं तो हम अगर वो 6 साल बाद आएगा तो एडमिशन दे देंगे। हम उस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहते हैं, इस कॉलेज के साथ नहीं रह पाते। तो उस तरीके के सिस्टम को ध्यान में रखते हुए हमने जो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ के नाम से उसको किया है, और आने वाले टाइम में इसको हम और डेवलप कर रहे हैं। टीचिंग ब्लॉक फॉर्म में जो उनके नाम पे है, अब्दुल कलाम जी के नाम से है, उनमें उसमें उनको किया है। हालांकि उसमें कुछ चीज़ें हैं प्रोक्योरमेंट की, जैसे फर्नीचर वगैरह की, क्योंकि टेंडर प्रोसेस और बहुत सारे इश्यूज जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो है। बट वी होप, अभी हमारी क्लासेस लग रही हैं, हमारे पास फर्नीचर भी है, पूरी तरीके से नहीं है बट विल डू इट। उस तरीके के काम हम उसमें कर ही रहे हैं। एक और सवाल जो था बहुत हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग भी था, एक और बात तो अभी करूँगा, एम्प्लॉयज़ की तो बात अभी रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर चांसलर से मिलने गया, तो कर्टसी कॉल के लिए जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा कि हम आपकी यूनिवर्सिटी को विजिट करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि इस गेस्ट हाउस की थोड़ी सी शक्ल सूरत सी चेंज कर लूँ और उसके बाद बुलाऊंगा, लेकिन वहाँ से एक दिन फ़ोन ही आ गया कि कब बुला रहे हैं। तो मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था कि मुझे 10 दिन का टाइम दे दो मैं बुला लूँगा। तो हमने वो आए जैसा भी टाइम निर्धारित हुआ, और हमें बड़ा फ़ायदा हुआ उस बात का कि पहली बार उन्होंने उनके मुंह से, न केवल हमने स्टैचू लगाई थी जो देवीलाल जी की गेट पर, उनका एक जो उसका एक नया मतलब क्या बोलते हैं आजकल की लैंग्वेज में सेल्फी पॉइंट बन चुका है वो, और उसमें थोड़ा सा और ब्यूटिफिकेशन उस लॉन का जरूर करेंगे। तो उन्होंने जैसे उन पर फूल अर्पित किए और उस तरीके की बातें की। हमने उनके लिए एक कल्चरल इवेंट भी कर दिया था, भंगड़ा, और दूसरा जो भी उसमें था। तो सब जगह उन्होंने 2 बातों की बड़ी अप्रिशिएशन की हमारी। एक तो इस बात की अप्रिशिएशन की कि जो स्टेचू लगाया है देवीलाल जी के नाम को, उन्होंने बहुत खासतौर पर हिसार में 2 यूनिवर्सिटी में विजिट किया, वहाँ लिया, और उन्होंने को कहा कि इस तरीके से स्टैचू के आप गुरु जम्बेश्वर जी की नहीं लगा सकते। तो वो इस बात से इतना फैसिनेट हुए। फिर ये एक और बहुत बड़ी बात है उनके पार्ट पे कि उन्होंने वहाँ पर सभी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ देखी, और प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए बाइक पर जाकर ये अनाउंस किया कि इन सभी बच्चों के लिए 21,000 रुपये मैं अपनी तरफ से अनाउंस करता हूँ कि प्राइज मनी। तो मैं आपके साथ कुछ लोगों के साथ पहले भी शेयर किया होगा कि मैंने उस दिन ऑर्डर कर दिए थे कि चेक 21,000 का रिलीज कर दो DYW को ताकि वो उनके पैसे दे दे। उसी दिन वहाँ से मैसेज आ गया कि सभी के बैंक अकाउंट भेजें, गवर्नर जो है गवर्नर साहब उनके पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उनके पैसे उन्होंने ट्रांसफ़र किए। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात थी। इसके अलावा हमने जो अपनी प्रेजेंटेशन थी लाइब्रेरी और दूसरे उसमें, आपको एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा, मैंने कहीं के मुंह से सुना है और मैं तो शायद उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा था, पता नहीं किस वजह से, कि गवर्नर साहब और दूसरे लोगों ने जो गर्ल्स हॉस्टल को जाते हैं, गर्ल्स हॉस्टल में जिसकी भी विजिट होती है वो उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत ही बढ़िया हॉस्टल है। वहाँ पर जो क्लीनलीनेस है, जो वहाँ मैनेजमेंट है, और जिस तरीके से उसको बनाया गया है, वो 2021 में नहीं है, उससे पहले का है, लेकिन उसकी प्रशंसा जो है, जो भी उसको देखता है उसकी प्रशंसा करता है। तो यहाँ उस तरीके का, हाँ, उसमें हमने जो फैसिलिटी हैं उन फैसिलिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश की। जैसे कि सभी फ्लोर्स पे वॉशिंग मशीन जो है हमने उसको प्रोक्योर कर ली हैं, और वो बच्चे मतलब अब उसको अपने उसमें, हमने तो हाथ से धोए जब हॉस्टल में थे, लेकिन बच्चे मशीनों से उन चीज़ों को धोएंगे, और उस तरीके की चीज़ों को हमने करने की कोशिश की है, उस तरीके का जो प्रोविज़न थे।
अब एक और लास्ट की बात आती है एम्प्लॉयज़ के केस में। यूनिवर्सिटी को चलाना बहुत मुश्किल काम है, आप लोग भी जानते हैं, और मेरे जैसा इनएक्सपीरियंस्ड आदमी उसके लिए बड़ा मुश्किल था। बट कोशिश की कि हम कोई ना कोई उनको साथ लेके चलें, बिना उसके चलना मुश्किल था। हमने एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के लिए कई काम किए, कई जो 2021 में हमने 18 लोगों की प्रमोशन की, यानी हर महीने लगभग 1.5 आदमी को प्रमोट कर दिया है, अभी करेंगे। एक कुछ लोगों को क्योंकि पोस्ट नहीं है इसलिए उनको प्रमोशन नहीं किया जा सकता, तो बिना पैसे के, मतलब नाम ही तो बदलना है, थानेदार नाम रखना था, करंट ड्यूटी चार्ज है उनको प्रमोट कर दिया, 4 AR लगा दिए। एक्सीएन साहब को सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कर दिया, जो SDO थे उनको एक्सीएन बना दिया। ये एक उनको अच्छा लगता है, देख रिक्वेस्टेड, तो अगर हमारे घर से कुछ जा ही नहीं रहा और वो उस बात से खुश होते हैं और खुश होकर इस यूनिवर्सिटी के प्रति अपना जो भी मोटिवेट होके काम करते हैं, तो हमारे लिए इससे आसान कोई तरीका नहीं था। सिर्फ हमने उन चीज़ों को, उनकी जो भी भावनाएं थी उनको आदरपूर्वक लिया और उनको उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। दूसरा, जब आया था तो मैं शुरू में एक व्यक्ति के अगेंस्ट 2-3 केस थे कोर्ट में पेंडिंग, तो हालांकि वकील की फीस तो दे ही दी थी, तो हालांकि मुझे नहीं पता था वकील एक केस के पैसे लेता है या तारीख के पैसे लेता है, तो मैंने उसको फ़ोन किया और पूछा ये केस कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं विथड्रॉ कर दूं, तो वो केस बंद कर दिए थे। दूसरा कि जब एम्प्लॉयज आते थे प्रमोशन की बात करते थे, तो मैंने कहा कि आप अलग अलग आते हो तो आप एक यूनियन क्यों नहीं बना लेते। हालांकि किसी वाइस चांसलर को ये बात कहते हुए थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन मुझे भरोसा था, तो एक बहुत ही मेरा ख्याल है बिना किसी प्रॉब्लम्स के यूनियन का इलेक्शन भी कराया, लगभग 120 के आसपास वो मेंबर्स हैं उसके, और अब नॉन टीचिंग की एक यूनियन है, बड़े जिसको हम कह सकते हैं कि सभ्य किस्म के लोग उसमें हैं। उनका जो ऑफिस था उसको मैंने वापस अलॉट कर दिया, जो उनसे वापस कर लिया था। दूसरा, उनके ऊपर यूनियन के ऊपर कुछ लोगों के पास कोर्ट में केस है, उनके FIR वगैरह लॉज हो रही है, उनको वो भी प्रोसेस में है, उनको सब विथड्रॉ कर लेंगे। यानी अगर हम आपस में उन चीज़ों में उलझे रहें तो थोड़ा ना थोड़ा टाइम तो उसमें हमें डिवोट करना पड़ता है। वो सारे के सारे काम उनके केस में सीनियरिटी के बहुत सारे इश्यूज थे, मेरा ख्याल है 80-90% तो सुलझ गए हैं, 10% और हैं, तो मैं शायद उनको भी सुलझा पाऊंगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। एक डे केयर सेंटर नहीं था यहाँ पे, यानी जो लेडीज़ हैं पार्टिकुलरली उनके बच्चे कहाँ छोड़ के जाएं, तो उस तरीके का जो सिस्टम था, जो कि हर इंस्टीट्यूशन का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, तो उसमें भी है, और उसमें सभी तरीके की फैसिलिटीज रादर एक ओपन उनको वो दिया हुआ है कि वट एवर यू नीड यू जस्ट आस्क, यूनिवर्सिटी उसको दे देगी, कोई ऐसा किसी तरीके का इशू नहीं है। टीचर्स के केस में भी 13 प्रमोशन हुई हैं, जिसकी भी CS की ड्यू थी उन सब को प्रमोट कर दिया टाइम पे ही, कुछ को तो 2-3 दिन बाद ही कर दिया जिस दिन उसकी ड्यू थी, और सभी खुश हैं उससे। मुझे बहुत सारे प्रोफेसर और क्या एसोसिएट प्रोफेसर बन गए, उनको चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया, तो जो थक चुके थे उनको रिप्लेस करने के लिए एक नई जो टीम है वो आ रही है, और वही बहुत सारे काम इस यूनिवर्सिटी के कर रही है, तो मैं उनका मतलब दे आर रिस्पॉन्डिंग टू मी, जैसे कि हमने 2021 में उस काम को किया, उनको प्रमोट किया, वो भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। 2 लोगों का पेंडिंग है सिर्फ टीचर्स के केस में, उनका भी शायद इसी महीने फिर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है किसी के केस में भी।
एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट लास्ट जनवरी में डिसीजन लिया था 2021 में, और वो डिसीजन था कि जो पे थी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की और पार्ट टाइम टीचर्स की, उसको रिवाइज तो सरकार ने तो कर दी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी किसी वजह से कहो या मालूम नहीं उन चीज़ों का। तो उस टाइम एक डिसीजन लिया गया था, उसमें शायद एक इशू था, वो चाहते थे कि वो पुराने टाइम से हो, एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा था कि हम तो अब से करेंगे। तो उसमें एक मीटिंग उन लोगों के साथ की और उस मीटिंग में यही बात कही कि अभी तो यहीं से ले लो, अगली बात आगे सोचेंगे। एंड हमने उनको इस यूनिवर्सिटी ने जनवरी से दे दिया, और जनवरी से देने के बाद जो भी डे केयर सेंटर आने उसमें जो उनको पे का रिवीजन था वो लागू कर दिया, और हम स्टेट में पहली यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने ऐसे रिवाइज किया। रूल रेगुलेशन तो हमने दूसरों के उधारे लिए, लेकिन हमने सबसे पहले किया। सभी मेरा ख्याल खुश हैं, वो लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से उन कामों को कर रहे हैं। एक और भी बात मैं कहीं मिस कर गया हूँ कि जो एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट है जो वी बॉक्स के साथ कर रहे हैं, हम इंडिया में पहली यूनिवर्सिटी हैं जो इस तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट का नहीं, स्टेट यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके की जो सोच है वो डॉक्टर कपिल चौधरी को ही जाती है, मुझे उसके बारे में कोई आभास भी नहीं था। मैं तो सिर्फ उनको उस तरीके की किस तरीके से, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के, साइंस के, लॉ के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो उस तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, उनकी इस तरीके की स्किल को रिफाइन नहीं करेंगे, तो कहाँ तो यूनिवर्सिटी का नाम होगा, कहाँ उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो हम उन दोनों ही कामों के लिए उस तरीके के कामों को करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरीके से हालांकि हमने काफ़ी सारा वो काम किया और बहुत सारी उसमें किया। ये कुछ बातें थी, मेरा ख्याल इतनी बातें हम कर पाए। थोड़े से टीचर थे और वो भी उस तरीके के टीचर थे, हम अपने अपने सेल में अपने अपने मतलब जो हमारा स्पेस है उसी में छुपे बैठे थे कि कहीं कुछ कह दें तो डर लगता था कि पता नहीं अदरवाइज लेगा कि इसको पॉजिटिव लेगा सब लोगों। यस, एक पिछले 3 महीने से हम एक बहुत लंबी एक्सरसाइज में थे, नहीं एक्रेडिटेशन का जो सिस्टम था, यहाँ की ज़रूरत क्या है। मान लिया कि हम एडमिशन शुरू कर दें और हमारे पास स्टूडेंट ना आए, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, और हम ऐसे कोर्स भी शुरू नहीं करना चाहते जिसका एम्प्लॉयबिलिटी ही नहीं हो, क्योंकि बिना एम्प्लॉयबिलिटी के आप फीस रखेंगे, अगर उसकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी के पार्ट पे चीटिंग होगी। हम कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट। हम सिर्फ यहाँ पर हम पैसे लेते हैं, उस पैसे को वहीं पर यूटिलाइज करते हैं। उस तरीके की कोशिश इसमें ज़रूर रहेगी, और जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जैसे बीबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हम बीबीए जर्नल कर देंगे। तो मतलब उस तरीके की चीज़ें हैं जो मार्केट में बिकता हो, जिसके बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट मिलती हो। हर कोर्स के साथ हम स्किल जोड़े, हर कोर्स के साथ एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक सब तरीके का विकास बच्चे का होना चाहिए। उस मोटो के साथ, उस ऑब्जेक्टिव के साथ हम इस तरीके का काम करना चाह रहे हैं। तो उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारे लिए 2021 फ्रूटफुल रहा, उसी तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है 2022 भी उतना ही फ्रूटफुल रहे। और अंत में फिर कि ऑलमाइटी से ये प्रार्थना करते हुए कि हमारा जो कोविड की जिस तरीके की समस्या है उससे हमें निजात मिलता रहे, उससे हम बचे रहें। अच्छी खबरें शायद ये हैं कि फ्रांस में भी ओमिक्रॉन के बाद भी कोई एक वेरिएंट आ गया है और वो 4 गुना ज़्यादा जल्दी फैलता है, लेकिन उसका जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो गया है। तो लेट्स सी कि क्या होगा और किस तरीके की सिचुएशन होगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए